हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में है कक्षा 8 के विषय विज्ञान का पहला चैप्टर, पहला अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स दे रखे हैं। शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनकी पूर्ति करनी है। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की रिक्त स्थान होती है, यानी तैयारी होती है। तीसरा प्रश्न, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। चौथा है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तत्व तथा जल आवश्यक हैं। यहाँ रिक्त स्थानों में जो लाल रंग के शब्द हैं, ये रिक्त स्थानों में भरे हुए हैं। देखिए, रिक्त स्थान इस तरह से दिए हुए थे। ये रिक्त स्थान से इनमें उचित शब्द छांटकर भरने थे। प्रश्न संख्या 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए के अंदर शब्द दे रखे हैं, खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा रासायनिक उर्वरक, चौथा है कार्बनिक खाद। इनको मिलान करना है कॉलम बी में दिए हुए शब्दों से। कॉलम बी में दिए हुए शब्द हैं, मवेशियों का चारा, बी यूरिया एवं सुपर फास्फेट, सी पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, डी गेहूं, चना, मटर, ई धान एवं मक्का। इनका मिलान देख लीजिए। खरीफ फसल कौन सी हैं? धान एवं मक्का। तो पहले को मिलान कर दिया है ई से। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल कौन सी हैं? गेहूं, चना और मटर। तो मिलान कर दिया है दूसरे का डी से। तीसरा रासायनिक उर्वरक कौन से होते हैं? यूरिया एवं सुपर फास्फेट। तो तीसरे का मिलान हो गया है बी से। चौथा कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद कौन से होते हैं? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। तो चौथे का मिलान हो गया है सी से। पादप अवशेष होते हैं पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूख जाते हैं, पत्ती सूख जाती हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो खाद कार्बनिक खाद कहलाती है। प्रश्न संख्या 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल का उदाहरण है मक्का और धान। रबी फसल होती हैं गेहूं और मटर। प्रश्न संख्या 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। 4 शब्द हैं। पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खरीफ फसल, चौथा है रबी फसल। सब पर एक एक पैराग्राफ कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहला शब्द है मिट्टी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। इसके लिए भूमि की मिट्टी को उलट पलट कर पोली करते हैं ताकि जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जोतना कहते हैं खेत को, जिसमें मिट्टी को खोदते हैं। खेत की जुताई हल चलाकर करते हैं। ढीली मिट्टी के छिद्रों में उपस्थित वायु में फसल के पौधों की जड़ें श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी प्राप्त कर लेती हैं। जब मिट्टी पोली हो जाती है तो ढीली मिट्टी हो गई और वहाँ छिद्रों में जगह हो गई, तो वहाँ उपस्थित वायु में फसल के पौधों की जड़ें श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी प्राप्त कर लेती हैं, जगह हो जाती है ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है, क्योंकि ये जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं। इसी कारण इन्हें किसान मित्र कहा जाता है। मिट्टी को उलटने, पलटने तथा पोला करने से
पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जिनका उपयोग पौधे आसानी से कर लेते हैं। मिट्टी के नीचे जो पोषक दबे रहते हैं तो उसको जब पोला करते हैं, खुदाई करते हैं, मिट्टी की जुताई करते हैं तो नीचे जो पोषक तत्व दबे हुए हैं वो ऊपर आ जाएंगे। उन पोषक तत्वों को जो पौधे लगाए हैं, फसल लगाई है, वो आसानी से उपयोग कर लेते हैं। दूसरा है बुआई, सोइंग। फसलों के पौधे उगाने के लिए खेत की मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। सबसे पहला काम हो गया मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार हो गई, अब बुआई करेंगे। प्रक्रिया को बुआई करते हैं। खेत की भूमि को हल से जोतने, समतल करने तथा खाद डालने के बाद उसमें उगाई जाने वाली फसल के बीज बोए जाते हैं। खेतों में बुआई के दो तरीके हैं, दो तरह से बीज बोए जाते हैं। पहला परंपरागत औजार द्वारा और दूसरा तरीका है सीड ड्रिल द्वारा। पहला तरीका है, यह कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। दूसरा है सीड ड्रिल द्वारा। सीड ड्रिल नामक बीज बोने के यंत्र से भी बुआई की जाती है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी तथा गहराई बनी रहती है। बीजों की गुणवत्ता तथा बीज बोने का तरीका दोनों ही फसल उपजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है निराई, वीडिंग। निराई कैसे करते हैं? निराई क्या होती है? देखिए, खेत में से खरपतवार, बिना काम के पौधों को फसल उगाते हैं, उसमें अनुपयोगी पौधे उग जाते हैं। उन पौधों को खरपतवार कहा जाता है। तो खेत में से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। जब उस खरपतवार को बिना काम के पौधों को निकाला जाता है तो इसको क्या कहते हैं? निराई। निराई खेतों में बहुत ज़रूरी है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि वो अनुपयोगी पौधे हैं, जो पानी डालेंगे तो वो भी पी जाते हैं सारे पानी को। तो जो उपयोगी हमारे लिए फसल है वो पानी से वंचित रह जाती है या कम पानी मिलता है। इसलिए निराई ज़रूरी है। निराई का कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। पौधों में पुष्पन तथा बीज बनने की प्रक्रिया से पहले खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खड़ी फसल वाले खेत में किया जाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। यह कार्य हैरो यानी पटेले से किया जाता है। अगला है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है? काटी गई फसल से बीजों अथवा दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। आजकल थ्रेसिंग भूसे से बीजों को अथवा दानों को अलग करना, ये कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। यह मशीन वास्तव में तो हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप ही होती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, विनोइंग करके अलग करते हैं, जो छोटे किसान होते हैं। प्रश्न संख्या 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न हैं। उर्वरक जो हैं वो खाद से किस प्रकार से भिन्न हैं। तो उर्वरक और खाद में अंतर देख लेते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, जबकि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, जैविक पदार्थ है, जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से, टूटने से प्राप्त होता है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। प्रचुरता मतलब काफ़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं, जबकि खाद में पादप
पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। चौथा अंतर है, उर्वरक से मिट्टी को हुमस नहीं प्राप्त होती, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हुमस प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, सिंचाई उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियां हैं, 2 विधियां पूछी गई हैं। पहली स्प्रिंकलर सिस्टम है, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पाइप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता है। प्रश्न संख्या 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। अब गेहूं को यदि रबी की फसल होती है, यदि खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो वे नहीं उगेंगे, क्योंकि उन्हें उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में जल की प्रचुरता अधिकता के कारण बीज नष्ट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर है, इसका जवाब है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद डालता है। खाद के पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो खरपतवार देखते हैं क्या होती है। वे अवांछनीय पौधे, अनावश्यक या जंगली पौधे जो अनुपयोगी होते हैं, किसी काम के नहीं होते, जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं, ऐसी पौधों को खरपतवार कहा जाता है। इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खरपतवार पर नियंत्रण करने के लिए खेत की निराई करते हैं। इस क्रिया में ऐसे पौधों को खेत में से हटा दिया जाता है। खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियां काम में ली जाती हैं। खरपतवार देखिए कैसे हटा सकते हैं। पहली विधि है पटेले या हैरो द्वारा खरपतवार को हटाना। जब फसल की बुआई से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है तो उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं। अब यदि खेत में पटेला या हैरो नामक कंघी जैसा उपकरण घुमा दिया जाए तो ये उखड़े हुए खरपतवार पटेले की छड़ों के साथ फंसकर खेत से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी विधि है खरपतवार हटाने की, रसायनों के उपयोग से, केमिकल का उपयोग करके भी खरपतवार को हटाया जा सकता है। इसके अंदर खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है। इससे खरपतवार वाले पौधे तो मर जाते हैं किंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। गन्ने की फसल उगाने के लिए कौन कौन से काम सबसे पहले क्रम वाइज करने हैं, इस तरह से जमाने हैं। यहाँ हमें दे रखे हैं
ये सारे काम होते हैं गन्ने की फसल उगाने के लिए, लेकिन कौन सा काम पहले करना है, कौन सा उसके बाद करना है, फिर उसके बाद करना है, ये क्रम में हमको इनको जमाना है। तो यहाँ पहला है ये फसल को चीनी मिल में भेजना, दूसरा दे रखा सिंचाई, तीसरा कटाई, चौथा बुआई, पाँचवा मिट्टी तैयार करना, छठा है खेत की जुताई करना, सातवां खाद देना। अब इनको क्रम में जमाएंगे ताकि गन्ने की फसल प्राप्त हो सके। सबसे पहला काम करेंगे मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बाद में खेत की जुताई करना है, उसके बाद में बुआई होगी, बुआई के बाद में खाद दिया जाएगा, खाद देने के बाद सिंचाई होगी, सिंचाई के बाद में कटाई होगी, और कटाई होने के बाद में फसल को चीनी मिल में भेजेंगे चीनी बनाने के लिए। इस तरह से ये गन्ने की फसल उगाने की पूरी प्रक्रिया है क्रम वाइज। प्रश्न संख्या 11, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। एक पहेली है, नीचे चित्र है, अभी बताऊंगा। पहले बता देता हूँ कि यहाँ ऊपर से नीचे 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 6 नंबर पर ये नाम लिखने हैं। इसी तरह से बाईं से दाईं ओर भी 1 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर और 7 नंबर पर नाम लिखने हैं। अब पहेली देख लेते हैं, फिर उसके बाद में प्रश्न पर आऊँगा। यहाँ देखिए 1 नंबर, इस पहेली में चौखाने खाने बने हुए हैं। यहाँ 1 नंबर पर रे लिखा हुआ है और बाएं से दाएं एक खाना खाली है, वहाँ पर एक अक्षर और आएगा, इससे एक नाम हो जाएगा फसल का। इसी तरह से 1 नंबर से ऊपर से नीचे, नीचे रे से शुरू होगा नाम, और नीचे 2 खाने हैं, इनमें 2 अक्षर और आएंगे, इससे ये नाम पूरा हो जाएगा। इसी तरह से 2 नंबर पर, 2 नंबर पर ऊपर से नीचे, ऊपर 2 नंबर में एक खाली खाना है, यहाँ एक अक्षर आएगा, इसके बाद में यहाँ शू लिखा हुआ है, फिर इसके नीचे 1 और 2 3 खाने और बने हुए हैं, यहाँ पर 3 शब्द, 3 अक्षर आएंगे, इससे एक पूरा शब्द बनेगा। इसी तरह से 3 नंबर पर ऊपर से नीचे, 4 नंबर पर बाएं से दाएं, 4 नंबर में फे लिखा हुआ है और इसके बाद 2 खाने खाली हैं। ये 5 नंबर पर, 5 नंबर जिसमें है उस वो वाला चौखाना खाली है, फिर वह लिखा हुआ है, फिर खाली चौखाना है, फिर 6 नंबर वाला चौखाना भी खाली है। 6 नंबर वाला चौखाना देखिए ऊपर से नीचे, इसके चौखाने नीचे हैं, 6 नंबर वाला खाली है, फिर इसके नीचे 2 चौखाने हैं, इनमें से दूसरा नंबर का चौखाना खाली है और तीसरा नंबर का चौखाना में ई लिखा हुआ है। अब 7 नंबर लिखा हुआ है जिस चौखाने में, वो खाली है, यहाँ बाएं से दाएं नाम आएगा, 7 नंबर वाला चौखाना खाली है, इसके बाद में फिर एक चौखाना फिर खाली है, फिर ई आ रहा है। अब प्रश्न देखते हैं। यहाँ ऊपर से नीचे 1 नंबर वाले चौखाने से शुरू होगा शब्द ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे क्या आएगा 1 नंबर पर? सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। कौन सा होता है? वो तरीका आएगा 1 नंबर में ऊपर से नीचे। 1 नंबर पे रे से स्टार्ट होगा, रे से शुरू होगा और ऊपर से नीचे 2 खाने और हैं, यहाँ 2 अक्षर और आएंगे, इससे एक शब्द बनेगा। वो शब्द कौन सा है? सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, वो आएगा। दूसरे नंबर पर बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना 2 नंबर पे आएगा। ये आएगा ऊपर से नीचे। 5 अक्षरों का है, 2 नंबर से ऊपर से नीचे 2 नंबर पे। 2 पे देखिए 1, फिर शू लिखा हुआ दूसरे खाने में, फिर तीसरा खाली है, फिर चौथा खाली, फिर 5वां चौखाना खाली है। 5 अक्षरों का ये नाम है। तो यहाँ पर ये पशुपालन आएगा। यहाँ देखिए नीचे इसके जो नाम लिखे हुए हैं वहाँ चलते हैं। पहले नंबर पर आ जाएगा रबी, दूसरे नंबर पर आ गया पशुपालन ऊपर से नीचे, तीसरे नंबर पर
ऊपर से नीचे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। यहाँ देखिए पहले नंबर पर सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका ऊपर से नीचे, इसी तरह से बाएं से दाएं एक नंबर पर ही शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो एक नंबर से शुरू होगा, एक नंबर के खाने से बाएं से दाएं भी एक शब्द आएगा और ऊपर से नीचे भी आएगा। ये शब्द हैं रै से शुरू होंगे। और यहाँ देखिए बाएं से दाएं तो नाम आएगा रवि और ऊपर से नीचे आएगा रहट। ये एक नंबर पर बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे शब्द हो गए हैं। अब दूसरे नंबर पर आ गया है पशुपालन और तीसरे नंबर पर भी बाएं से दाएं जगह नहीं है, ऊपर से नीचे ही आएगा फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वो आ जाएगा खरीफ। फिर तीसरे के बाद में चौथा, यहाँ बाएं से दाएं है चौथा, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, फसल। ये आएगा बाएं से दाएं चौथे नंबर पर। 4 नंबर के खाने से शुरू होगा, ये 4 नंबर का खाना यहाँ से शुरू है। फे स ल, फे तो काले रंग में जो अक्षर दिया हुआ है वो, और से और ले हमने लिखे हैं अपने दिमाग से, क्योंकि हमें पता था इस पूरा शब्द है फसल। अब अगला देखते हैं। चौथे के बाद में है पांचवा बाएं से दाएं है, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, उर्वरक। ये है बाएं से दाएं। पांचवे में उर्वरक बाएं से दाएं आ जाएगा। अगला पांचवे के बाद में पांचवा केवल बाएं से दाएं है। फिर है छठा, ये है ऊपर से नीचे। फसल पक जाने के बाद काटना, फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है, छठा ऊपर से नीचे। कटाई ऊपर से नीचे, कटाई 6 नंबर से शुरू होगा, 6 नंबर के खाने से ये आ गया ऊपर से नीचे। अब है छठे के बाद में 7वां, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई। ये बाएं से दाएं चलेगा। यह है 7वें नंबर के खाने से शुरू हुआ, निराई। इस तरह से ये पहेली पूरी इस तरह से तैयार हो गई है। ये यहाँ से शुरू है और पूरी पहेली ये ख़त्म है। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।